हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुक। ये वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा जो सीएचएससी उड़ीसा बोर्ड का एग्ज़ाम इट इज़ नियरिंग। टेंटेटिवली इट विल बी हेल्ड on it will commence on March first week. Therefore, I have come with some possible long questions. I have selected 16 long questions out of 16 units. On the average, one long question per unit. Especially from electrostatics, current electricity, magnetic effect of current, फिर हमारा ऑप्टिक्स and communication, electronics and communication. So these are the important units from which I have chosen some long questions. तो शुरू करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरली लॉन्ग क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक डायपोल से, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, फिर टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक. So actually, honestly, आजकल क्या होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो असाइन होता है मार्क, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 मार्क्स का होता है. तो हमारा एग्जामिनर्स क्या करते हैं, कुछ सब क्वेश्चंस मिला के उसको एक लॉन्ग क्वेश्चन बना लेते हैं. तो फिर भी हमारा पॉसिबल जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है, हमारा 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आता है फिजिक्स में, और उसमें से हमको 3 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है. तो जो भी हो, चलो वो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं. एक स्टूडेंट who wants to fetch more and more mark, he want to accumulate a lot of marks, then he should go beyond these possible long questions. फिर भी एग्ज़ाम का 1-2 दिन पहले ये पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस को हमको स्ट्रेस देना चाहिए. सभी लॉन्ग क्वेश्चन, वो तो मोर देन 50 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, हम निकालेंगे ये फिजिक्स में से. तो 1-2 दिन पहले, उससे पहले हमको थरोली जाना चाहिए. फिर 1-2 दिन पहले हमको ये लॉन्ग क्वेश्चंस को ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए. तो चलो शुरू करते हैं. पहला लॉन्ग क्वेश्चन मैंने चूज किया हूँ कैपेसिटर का. व्हाट इज ए कैपेसिटर? डिफाइन कैपेसिटेंस and hence derive an expression for capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric as well as without dielectric. तो हमको क्या करना है, कैपेसिटर का डेफिनेशन लिखना है. 1 मार्क, इट विल कैरी 1 मार्क. देन डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर? इट विल कैरी 1 मार्क. सो 1, 1, 2 हो गया. और जो रेस्ट पार्ट रहा, जिसमें हमारा एक्सप्रेशन डिराइव करना है, कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके लिए 5 मार्क्स रहता है. तो व्हाट इज कैपेसिटर डिफाइन करना है, कैपेसिटेंस डिफाइन करना है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालना है. तो जो एक्सप्रेशन, कुछ स्टूडेंट्स एक
सिंपल सा मिस्टेक यहाँ कमिट करते हैं। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन आता है वो क्या करते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का आंसर लिख लेते हैं। वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कंप्लीटली अलग है। तो विथ डाइलेक्ट्रिक में जो एक्सप्रेशन आता है, विथ डाइलेक्ट्रिक में हमारा एक्सप्रेशन आता है d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1/k। ये जो एक्सप्रेशन आता है, ये k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये है थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एंड ये है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये विथ डाइलेक्ट्रिक में है, और विदाउट डाइलेक्ट्रिक we have expression epsilon 0 a by d. This is without dielectric. Here only d is there, here d minus something. एक मेरे हिसाब से ये एक ही डेरिवेशन तुम याद रखोगे तो ये इसका स्पेशल केस में से आ जाएगा। सपोज एक देर इज नो डाइलेक्ट्रिक, देर इज नो डाइलेक्ट्रिक, देन दिस विल बी not there, right? This will be not there, matlab there will be vacuum or air. If vacuum or air is there, then k will be how much? 1. air और vacuum का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो t इंटू 0 0 हो गया, तो ये टर्म टोटल 0 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 a by d आ जाएगा। तो इसका डेरिवेशन याद रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो विथ डाइलेक्ट्रिक विदाउट डाइलेक्ट्रिक का डेरिवेशन सेपरेट याद रखना कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसको याद रखोगे तो सभी का आ जाए। सपोज कंडक्टिंग मीडियम है, सपोज तुमको दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो दोनों प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग मीडियम है, तो कंडक्टिंग मीडियम के लिए k इन्फिनिटी है, तो k इन्फिनिटी हो गया तो 1/∞ 0 हो गया, 1 माइनस 0 1, तो d माइनस टी, सो एप्सिलॉन 0 a बाय d माइनस टी आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन का डेरिवेशन याद रखोगे तो सभी केसेस इसमें कवर हो जाएगा। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इसको सेपरेट भी याद रख सकते हो, इसको सेपरेट भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी हमको क्वेश्चन ये पॉसिबल क्वेश्चन में आता है। फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने चूज किया हूँ, सेकंड क्वेश्चन लिया हूँ तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरे हिसाब से मैं दो पॉसिबल लंब क्वेश्चंस लिया हूँ, एक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरा है किरचॉफ्स लॉ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसका जो पार्ट है ये डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में तुम्हारा 1 मार्क रहेगा, और जो इसका सेकंड पार्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम। किसके? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम। जो कि एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू EV इंटू ml, EV बाई ml इंटू टाउ। ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन निकालना है। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये एक्सप्रेशन निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखना है और ये एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये हो गया सेकंड पॉसिबल क्वेश्चन। थर्ड पॉसिबल क्वेश्चन, हमारा थर्ड पॉसिबल क्वेश्चन में आता है किरचॉफ्स लॉ। यहाँ किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज। कभी कभी स्टेट किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है और कभी कभी स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो जब एक्सप्लेन नहीं लिखा होता है तो हमारा एक्सप्लेन करना कोई ज़रूरत नहीं है, हमको ओनली स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन लिखा हुआ है तो
दोनों लिखना है किरचॉफ्स करंट लॉ, उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लिखना नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट दे दो और डायग्राम जो बनाते हैं वो डायग्राम करके सीधा I1 + I2 - I3 - I4 वगैरह वगैरह इज इक्वल टू 0 लिख देने से हो जाएगा। हम लेट अस टेक कंडक्टर्स देयर जंक्शन इज एट ओ, ये सब एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, तुम डायग्राम बनाओ लिखो, हो गया एक्सप्लेनेशन। सिमिलरली सेकेंड लॉ का जो वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसका एक्सप्लेनेशन सिंपल सा एक सर्किट लूप ले जाओ, उसको एक लूप मल्टीपल लूप उसके अंदर होगा, एक ही लूप कंसिडर करो, उसका एप्लीकेशन करो। और जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन निकालने के लिए, वो ही मेजर पार्ट है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, ये दोनों के लिए 2 मार्क्स, और जो व्हीटस्टोन ब्रिज में उसका एप्लीकेशन होता है, अप्लाई किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिराइव द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। वो जो बैलेंस्ड कंडीशन डिराइव करना है, जो कि P/Q = R/S, और कुछ लिखते हैं R1/R2 = R3/R4, जो तो ये है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में करंट 0 होता है, तो Ig 0 लेकर हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ यूज करेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज का ये बैलेंस्ड कंडीशन निकालेंगे। ये है थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर चौथा मैंने लिया हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया हूं बायोट-सावर्त लॉ, स्टेट बायोट-सावर्त लॉ, not explain, state बायोट-सावर्त लॉ, hence apply it to derive magnetic field at any point on the axis of a circular loop। एक सर्कुलर लूप का जो एक्सिस होता है, एक्सिस का कोई भी एक पॉइंट में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट? कहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बायोट-सावर्त लॉ यूज करके। ये है चौथा लंग क्वेश्चन मैं चूज किया हूं पॉसिबल लंग क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका एक स्पेशल केस भी आता है कि जब ये पॉइंट P यहां सर्कुलर लूप का सेंटर में होता है, तो एक्सप्रेशन क्या आता है, हमारा जो एक्सप्रेशन μ0I/2r, ये सर्कुलर लूप का सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। तो इसको याद रखोगे, इसका डेरिवेशन प्रैक्टिस करोगे, तो इसका स्पेशल केस में ये आ जाएगा। तो इसको सेपरेट याद रखना जरूरी नहीं है, मगर ये थोड़ा लेंथी होता है, तो ये बिल्कुल सेट होता है, हाफ पेज का एक छोटा सा डेरिवेशन होता है। इसको सेपरेट करोगे तो क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना है। तो ओ एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन मांगा है या सर्कुलर लूप का सेंटर में मांगा है, उसके हिसाब से आंसर लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, राइट? ये हुआ कौन सा, फोर्थ पॉसिबल लंग क्वेश्चन, बायोट-सावर्त लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू सर्कुलर लूप। Then fifth lung question I have taken, question number 5। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें से मैं 4 पॉसिबल लंग क्वेश्चंस लिया हूँ, 4 पॉसिबल लंग क्वेश्चंस। एक तो हो गया बायोट-सावर्त लॉ का ये जो एक्सप्लेनेशन। फिर एम्पियर्स लॉ पढ़ने के बाद, एम्पियर्स लॉ के बाद हमारा आता है जो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं सपोज, इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज D है। तो ये इसके ऊपर
फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, इसके ऊपर ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इसके ऊपर कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ डालेगा, वो एक्सप्रेशन निकालना है, जो कि F इज इक्वल टू μ0 I1 I2 बाय 2πd, ये एक्सप्रेशन, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। और इसको बेस करके हमको एम्पियर का डेफिनेशन लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है derive an expression for force per unit length exerted on each other by two parallel current carrying conductors, फुल स्टॉप। और उसके बाद hence define 1 एम्पियर। तो इसका डेरिवेशन में 5 मार्क्स रहेगा और 1 एम्पियर का 5 to 6 मार्क्स रहेगा, और 1 एम्पियर का जो डेफिनेशन दोगे उसमें 1 to 2 मार्क्स रहेगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिया हूँ 5th लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। और 6th लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिया हूँ derive an expression for torque on a current carrying loop, torque on a current carrying loop, torque on a current carrying loop placed in a uniform magnetic field। एक करंट कैरिंग लूप को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिए, तो उसके ऊपर टर्क क्या एग्जैक्ट होगा, जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं टर्क इज इक्वल टू NIBA cos थीटा, और कुछ किताब में साइन अल्फा। ये थीटा और अल्फा अलग अलग चीज है। थीटा ये जो वेक्टर बी और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है ये थीटा होता है, और ये वेक्टर बी और ये जो लूप से जो एरिया वेक्टर होता है वो एंगल को हम अल्फा लेते हैं, और जो वेक्टर बी जो इसके प्लेन के साथ जो एंगल करता है उसको थीटा लेते हैं। वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और नॉर्मल टू द लूप, उसके बीच में जो एंगल होता है उसको अल्फा लेते हैं, तो NIBA साइन अल्फा आएगा। और वेक्टर बी और ये जो लूप के साथ वो जो एंगल करता है ये जो एंगल, इसको थीटा लेते हैं। आइदर यू विल फाइंड आउट NIBA cos थीटा और NIBA साइन अल्फा। ये एक्सप्रेशन हमको निकालना है। टर्क एन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो तुमको क्वेश्चन क्या आएगा, derive an expression for torque on a current carrying loop placed in a uniform magnetic field. So this is the 6th important long question। फिर और एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने चूज किया हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG, इसका प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग थ्योरी। तो ये जो I इज इक्वल टू हमारा C/NBA इंटू थीटा, ये जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इसको G थीटा लिखते हैं। तो ये निकलना है, हमको शो करना है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिड बाय इट्स कॉइल। So this is the 7th important long question. Now we will switch over to the 8th question.
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिया हूं ACC, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हमारा एक पॉसिबल क्वेश्चन है LCR सर्किट का। इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये तीनों सीरीज में हैं, L, C और R। यहाँ हम अल्टरनेटिंग करंट लिए हैं, अल्टरनेटिंग EMF E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। तो ये LCR सीरीज सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, राइट। ये करंट का एक्सप्रेशन हमको निकालना है। करंट का एक्सप्रेशन क्या आता है? E0 बाय रूट ओवर R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस और माइनस फाई। इसको I0 भी लिखते हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस और माइनस फाई। तो तुमको क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन में आएगा कि एक AC EMF को an AC EMF is equal to E0 sin omega t is applied in a LCR series circuit. Hence, derive an expression for current in it. और इसके साथ एक जुड़ा होता है define resonance in the circuit or explains resonance condition of an LCR circuit. Resonance condition जो कि XL इज इक्वल टू XC होता है, ये कंडीशन, ये रेजोनेंस कंडीशन है। मतलब ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC और ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर LC और 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ LC और न्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट ओवर ऑफ LC। ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंस कंडीशन है, और जब रेजोनेंस कंडीशन होता है XL इज इक्वल टू XC होता है, तो XL माइनस XC क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E0 बाय R² का रूट ओवर, मतलब E0 बाय R हो जाएगा। तो E0 बाय R साइन ओमेगा t प्लस और माइनस फाई करंट का एक्सप्रेशन। तो ये है रेजोनेंस कंडीशन। तो ये मेरे हिसाब से 8वां पॉसिबल लंग क्वेश्चन, राइट। Now we will switch over to 9th lung question, which is important for us on the eve of CHSE Odisha बोर्ड एग्जाम। तो 9वां लंग क्वेश्चन मैंने लिया हूं ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। और इसमें एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन और एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, देन एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर एंड एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। तो यहाँ 4 एनर्जी लॉसेस होता है, जैसे कि जूल लॉस, कपर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, फिर एडी करंट लॉस, ऐसा 4 एनर्जी लॉसेस होता है, ये लिखना है। और एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन जैसे कि आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। तो ये हो गया 9वां लंग क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिया हूँ ऑप्टिक्स में से हमारा रे ऑप्टिक्स आता है और वेव ऑप्टिक्स। तो ये इतना बड़ा चैप्टर है, यहाँ लंग क्वेश्चन चूज करना टू डिफिकल्ट है।
फिर भी प्रीवियस 8-10 साल का क्वेश्चंस को हम मार्क करेंगे तो वेव ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन होता है, वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत तरह से आता है, पिछले साल भी ये आया था और अभी जो 2-3 साल हो गया जो कुछ डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का जो अटैच हुआ है सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, उसमें से डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट वो तो आ सकता है मगर अभी तक तो आया नहीं। तो जो भी हो, मैंने रे ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन लिया हूँ, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये इम्पोर्टेंट लंग क्वेश्चन है। यहाँ रे डायग्राम, नीट रे डायग्राम, एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है और मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। मैग्नीफाइंग पावर, तो क्वेश्चन क्या आएगा? ड्रॉ ए नीट रे डायग्राम ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप and hence derive an expression for magnifying power of the microscope. राइट, मैग्नीफाइंग पावर में हमारा ये जो एक्सप्रेशन आता है V/U इंटू 1 + D/Fe, राइट। ये ई फॉर आईपीस और इसमें जनरली मॉडुलस साइन होता है। मॉडुलस एक्चुअली -V/U आता है, तो ये मैग्नीफाइंग पावर तो हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसमें मॉडुलस साइन दिया जाता है। कुछ किताब में मॉडुलस साइन नहीं होता है तो -V/U ऐसे ही लिखा जाता है। और यहाँ और एक एक्सप्रेशन भी आता है L/F0 1 + D/Fe, ये भी एक्सप्रेशन आता है। ये जो L/F0 है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप मतलब जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बोलते हैं। जब फाइनल इमेज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में फॉर्म होता है और व्हेन object is very close to the objective, then V becomes equal to L. When the object is very near to the objective lens, then V becomes nearly equal to the length of the microscope. Therefore, it is written like this, and U becomes equal to F0, focal length of the objective. So either क्वेश्चन को देख के उसके हिसाब से तुम ये एक्सप्रेशन निकालना है, नहीं तो यहाँ छोड़ देने से भी कुछ तकलीफ नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे एक बार आया था डिराइव द लेंस फार्मूला फॉर ए थिन लेंस when the object is in between focus and the optical center, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है। और हमारा और 2 क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल को अप्लाई करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। तो मेरे हिसाब से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का proof of laws of refraction using Huygens principle, इसको हम चूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के हिसाब से। एक बार आया था क्वेश्चन प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ये वेव ऑप्टिक्स में से है। तो वेव ऑप्टिक्स से ये क्वेश्चन मैंने लिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आ गया है मॉडर्न फिजिक्स से, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स से पिछले बार हमारा आया था बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया हूं। तो क्वेश्चन लिया हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। हमको लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, राइट द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेंस नहीं, राइट द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, derive Einstein's photoelectric equation, and using that photoelectric equation we have to derive the laws of photoelectric effect. That means we have to explain the laws of photoelectric effect using Einstein's photoelectric equation. फिर से बोल रहा हूँ, हमको क्वेश्चन क्या आने वाला है, टेंटेटिव हमारा पॉसिबल क्वेश्चन क्या है, राइट द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, derive Einstein's photoelectric equation, and hence using the Einstein's photoelectric equation explain the laws of photoelectric effect. मेनली जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, photoelectric effect, Einstein's photoelectric equation, and using it we have to explain laws of photoelectric effect. क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लिया हूं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव लॉज, राइट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, राइट द लॉ ऑफ radioactive disintegration, and hence derive expression for half-life period in terms of radioactive disintegration constant. Radioactive decay law is n is equal to n0 exponential minus lambda t. ये जो एक्सप्रेशन आता है ये है हमारा क्या, रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई, और ये द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी। ये एक्सप्रेशन ये है एक्सपोनेंशियल डीके लॉ, इसको डिराइव करना है। हमको क्या करना है और क्वेश्चन क्या आने वाला है, write the law of radioactive disintegration, hence derive exponential decay law, then express half-life period in terms of radioactive decay constant or radioactive disintegration constant. ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिया हूं ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर में से क्वेश्चन नंबर 14 लिया हूं एनर्जी बैंड, डिफाइन एनर्जी बैंड, हेंस क्लासिफाई सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफाइन एनर्जी बैंड, और आता है व्हाट इज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, और डिफाइन एनर्जी बैंड, हेंस क्लासिफाई सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड। तो क्या कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये जो तीनों क्लासिफिकेशन होता है एनर्जी बैंड के हिसाब से, कंडक्टर में एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहता और दोनों सुपरपोज भी हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर में थोड़ा गैप रहता है, जो बैंड गैप बोलते हैं या फॉरबिडन गैप बोलते हैं, वो थोड़ा कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से बहुत ज़्यादा होता है, और उनका थोड़ा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना है। तो ये पॉसिबल
लंग क्वेश्चन है। ये बहुत साल हो गया, लगभग 8-10 साल हो गया ये क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 लिया हूँ जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, इनका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक। ये जो कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट और आउटपुट वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, एनपीएन का भी पीएनपी का भी, दोनों का प्रिपरेशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लिया हूं मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन से। मॉड्यूलेशन ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव। तो तुमको क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, डिस्कस एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्वालिटेटिवली, हाउ इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एडवांटेजियस ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया 16 क्वेश्चंस। तो ये पॉसिबल लंग क्वेश्चंस में है। मैं दूसरा वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो कि पॉसिबल क्वेश्चंस 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ये वीडियो में इतना ही, बाय।